तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में अपन देखेंगे दिल्ली सल्तनत। अपन कोशिश करेंगे कि पूरी एक वीडियो में पूरा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाए, जितने भी क्वेश्चन आए तो इससे कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल जो है 1206 से 1526 ईस्वी के बीच रहा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश आते हैं, उसके बाद डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गुलाम वंश, उसी को मामलिक वंश बोला जाता है। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी के बीच। फिर दूसरे नंबर पे आता है खिलजी वंश। ठीक है, जिसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे और शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी काल के बीच रहा। सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश का ही रहा। फिर तुगलक वंश की बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक थे और 1320 से 1414 ईस्वी शासनकाल रहा। सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का रहा। फिर सैयद वंश की बात करते हैं तो खिज़र का संस्थापक था सैयद वंश का और 1414 से 1451 के बीच इसका शासनकाल रहा। फिर आता है लोधी वंश, जो कि बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे और 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच इसका शासनकाल रहा। अब डिटेल में देखते हैं एक एक वंश। तो सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 1206 से 1210 ईस्वी के बीच यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के लोगों के अनुरोध पर शासक बना, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक, जितने भी स्टेटमेंट है इसमें सब याद रखने वाले हैं भाई, सब PYQ आए हुए हैं। ठीक है, और उपाधियाँ की बात कर ले। ठीक है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियों की, तो ऐबक ने मालिक व शिपा सलाहकार की उपाधियों के साथ शासन किया। कुरान का सुरीला पाठ करने के कारण कुरान खा बुलाया जाने लगा। लाख बख्श, लाखों का दान करता था इसलिए इसे लाखपश भी बुलाया जाता था। कुरान का लाख बख्श और हातिम ताई, उदार हृदय वाला, इसलिए इसे हातिम ताई भी बुलाया जाता था। तो तीनों लाख बख्श, हातिम ताई और कुरान का की तीनों की उपाधियाँ मिली थी। ठीक है, इसको ऐबक को। फिर ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऐबक के निर्माणकार। तो कुतुब उल इस्लाम, ठीक है, उत्तर भारत में निर्मित प्रथम इस्लामिक मस्जिद मानी जाती है। निर्माण दिल्ली में कराया था। फिर कुतुब मीनार की बात करें तो इसका निर्माण ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा बख्तियार खाकी के नाम पर करवाया था। कुल 5 मंजिलें इमारत थी। प्रथम मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाया था। निर्माण पूरा कराने का श्रेय भी इसी को जाता है। 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, आकाशीय तड़ित से क्षतिग्रस्त चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया। ठीक है, और नोट करने वाली बात कुतुब मीनार के बारे में यह है कि ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है कुतुब मीनार। ओके, ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण कराया। नोट वाली बात यह है कि 1210 ईस्वी में पोलो या चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के लोगों ने ऐबक के पुत्र आराम शाह को शासक माना। ठीक है, शासक बनाया, परंतु यह केवल 8 माह तक ही शासक रहा। इल्तुतमिश ने उसे हरा कर स्वयं को शासक बना दिया। फिर इल्तुतमिश की बात करते हैं। 1211 से लेकर 1236 ईस्वी के बीच शासन किया। ऐबक का गुलाम था। ठीक है, ऐबक का गुलाम प्लस दामाद, ठीक है, दोनों था और इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, अतः इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा ख्वाजा बाकी बिल्लाह से सनद आज्ञा पत्र प्राप्त कर स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया। ठीक है, और ये प्रथम शासक जिसने अपने नाम के सिक्के चलवाए तथा खुतबा पढ़वाया। फिर इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक व पूर्ण संप्रभुता संपन्न शासक माना जाता है। अगला, इल्तुतमिश ने चालीसा दल, ठीक है, तुर्गाने चहलगानी चालीहा दल और गुलाम चालीसा का गठन किया। 40 गुलाम सरदार शामिल किए और बलबन भी इसके सदस्य था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली आरंभ की और इक्ता प्रणाली का जनक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। राज्य के अधिकारियों का वेतन बदले दिए जाने वाला भूमि का टुकड़ा या जागीर को इक्ता कहते थे। ठीक है, इक्ता होता क्या था कि राज्य के अधिकारियों को वेतन के बदले दिए जाने वाला जो भूमि का टुकड़ा था उसे इक्ता कहते थे और अधिकारी को इक्तेदार कहते थे। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट इसी में है कि प्रथम तुर्क शासक जिसने स्वयं के नाम के सिक्के चलवाए, इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी के सिक्के प्रचलित थे और सिक्के पर टकसाल का नाम अनिवार्य था। प्रथम शासक जिसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान के नाम पर सिक्के चलवाए। 2 प्रकार के सिक्के, चांदी को टंका और तांबे को जीतल बोलते थे। नोट करने वाली बात यह है कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित किया। ठीक है,
निर्माण कार्य की बात करें तो मदरसा ए नसीरी या सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इसने निर्माण करा इन्हीं के टाइम पीरियड में, और इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। ठीक है, मदरसा ए नसीरी या सुल्तानगढ़ी का मकबरा, तुर्कों द्वारा भारत में निर्मित प्रथम मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अगला देखते हैं इल्तुतमिश का मकबरा। ठीक है, निर्माण स्वयं द्वारा, भारत में सक्रिय शैली या इंडो ईरानी में निर्मित प्रथम छत विहीन मकबरा। ठीक है, नोट की बात करें तो इल्तुतमिश को दिल्ली को खूबसूरत बनाने वाला शासक माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि बदायूं में हौज शमशी का निर्माण करवाया था, शमशी ईदगाह उसी को कहते हैं, और आत्रिकन दरवाज़ा नागौर राजस्थान का निर्माण करवाया। बामियान अफगान पर जाते समय इल्तुतमिश बीमार पड़ा और दिल्ली लौटा। 29/1236 को उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बात करते हैं रजिया सुल्तान की, जो 1236 से 1240 4 साल के लिए राज की। ठीक है, तो रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा, इसको बाद में समझाऊंगा। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अशीरों के इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज का शासक बनाया। रुकनुद्दीन फिरोज अयोग्य शासक था, वास्तविक शक्तियाँ उसकी माता शाह तुर्कान के हाथों में थी। जुम्मे शुक्रवार की नमाज के दौरान रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र धारण करके नमाज अदा की, और इल्तुतमिश के शासनकाल में किसी प्रकार की सहायता करनी होती थी तो वह व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। जनता ने रजिया सुल्तान के पक्ष में रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से उतार फेंका व रजिया सुल्तान को अयोग्य घोषित कर रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, क्योंकि इल्तुतमिश, ये देखिए, ठीक है, ये रुकनुद्दीन उसका भाई था शाह तुर्कान, तानाशाह से मिल गया, उसके बाद में रजिया को सुल्तान बना दिया गया। ठीक है, और बाद में जब ये जेल जाती है तो अल्तुनिया से उसने विवाह भी कर लेता है। रजिया सुल्तान बहुत चालाक थी। ठीक है, उसको पता था शासन कैसे करना है। दिल्ली सल्तनत इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब जनता स्वयं अपना शासक चुना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब जनता ने स्वयं अपना शासक चुना। ठीक है, और ये अभी ऊपर वाली लाइन में अपन ने देखा है कि जनता ने रजिया सुल्तान के पक्ष में रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से उतार फेंका, वह रजिया को सुल्तान घोषित किया। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं, रजिया सुल्तान भारतीय इतिहास की प्रथम मुस्लिम महिला शासक बनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर वर्ग ने रजिया का विरोध किया क्योंकि रजिया पुरुषों की भांति कुबा व कुल्ले धारणा करती थी, जिससे अमीर वर्ग इस्लाम के विरुद्ध मानता था। रजिया के समय ही अमीर व तुर्क वर्ग में संघर्ष प्रारंभ हो गया, बलबन के समय तक चला। रजिया का सबसे बड़ा विरोधी था वजीर मोहम्मद जुनैदी था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि रजिया ने बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से विवाह कर अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। नोट वाली बात ये कहते हैं कि ठीक है, अमीरों ने रजिया का विरोध कर उसके भाई बहरम शाह को सुल्तान बना दिया। 1240 ईस्वी में पंजाब जाते समय कैथल हरियाणा के पास नामक स्थान पर अल्तुनिया व रजिया को डाकुओं ने लूटा और उनकी हत्या कर दी। इसे इंपॉर्टेंट अन्य देख लेते हैं। बहरम शाह 1240 से 42 के बीच रहा, रजिया के बाद शासक बना और ये अयोग्य था। ठीक है, इसने एक नवीन पद नायब मुमल्लाक की सृजन किया, दिल्ली सल्तनत का प्रथम नायब या एतकीन। नसरुद्दीन महमूद की बात करें तो नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी के बीच रहा। धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था, यह कुरान की नकल किया करता था। ठीक है, साधारण जीवन यापन करने के कारण इसे दरवेश राजा कहा जाता था। तो पूछ लगता है कि दरवेश राजा किसे कहा जाता था और क्यों, तो नसरुद्दीन महमूद को कहा जाता था। ठीक, साधारण जीवन यापन करता था, इसीलिए दरवेश राजा कहा जाता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करवाया। शासन की समस्त शक्तियाँ अपने हाथों में निहित कर ली। इसने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की तथा नायब मुमलकात का प्रदान किया। 1265 ईस्वी में मृत्यु हो गई और बलबन सुल्तान बना। अगली बात करते हैं, बलबन 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी के बीच रहा। मूल नाम इसका बहरुद्दीन था। 1565 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की हत्या के बाद गयासुद्दीन बलबन के नाम से सुल्तान बना। ठीक है, बलबन अपने आप को ईरान के उच्चाकुल, ठीक है, अफरा शियाबी का वंशज मानता था, शिया मुसलमान था। बलबन ने लौ एवं रक्त शुद्धि के आधार पर शासन स्थापित किया था। बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की एक प्रतिनिधि होता है। बलबन ने अपने आप को नायब खुदाई, जिले इलाही और फर्रे इज़्दी जैसी उपाधियां प्रदान की। ठीक है, और ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि बलबन ने सिजदा, पापोश जैसी प्रथाएं प्रचलित की। फारसी या ईरानी उत्सव नवरोज मनाना प्रारंभ किया। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित गुलाम चालीसा का इसने दमन किया और गुप्तचर विभाग दीवान बरीद की स्थापना की। एक नवीन सैन्य विभाग दीवानी अर्ज की स्थापना की। नेक्स्ट इसी में था, बलबन ने अपने बड़े पुत्र मोहम्मद खां को
मुल्तान, सिंध व लाहौर का प्रशासक बनाया। 1286 ईस्वी में मंगोल आक्रांता तैमूर ने आक्रमण कर उसके बड़े पुत्र को मार डाला। बलबन अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करता था और इसी पुत्र के वियोग में 1287 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नोट करने वाली बात यह है कि मोहम्मद के दरबार में अमीर खुसरो, तोताए हिंद व हसन दहलवी, ठीक है, इसे भारत का शादी भी कहा जाता है, हसन दहलवी निवास करते थे। बाद में बलबन दरबार में आ गए, बाद में बलबन के दरबार में आ गए। ठीक है, बलबन से महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद जो उसका पौत्र था वो शासक बना, मोहम्मद खां का पुत्र। कैकुबाद ने किलूखरी महल दिल्ली का निर्माण करवाया। कुछ समय बाद लकवा हो गया उसको। कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को आरिज़ ममालिक का पद प्रदान किया और कैकुबाद को लकवा होने के कारण उसका अल्पवयस्क पुत्र कयूमर्स शासक बना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने षड्यंत्र रचा, दोनों की हत्या कर दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की नींव डाली। ठीक है, गुलाम वंश का शासन समाप्त हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है खिलजी वंश। ठीक है, 1290 से और 1320 के बीच रहेगा खिलजी वंश। संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उपाधि शाइस्ता खां कैकुबाद द्वारा और राज्य किलूखरी महल। 70 वर्ष की आयु में शासक बना। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबसे वृद्ध आयु में शासक बना तो वो यही था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के शासक बनते ही बलबन के परिवार ने जलजन के परिवार के मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। मलिक छज्जू कड़ा व मानिकपुर का सूबेदार था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू को पराजित कर बंदी बना लिया। जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया और जलालुद्दीन ने मलिक छज्जू को माफ़ कर दिया। जलालुद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम उदारवादी शासक माना जाता है। जलालुद्दीन मुसलमानों का खून बहाना मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट थी कि मुसलमानों का खून बहाना मेरे बस की बात नहीं है। जलालुद्दीन विद्रोही ईरानी फ़कीर और सिद्दी मौला को, ठीक है, हाथियों के पैरों तले कुचला दिया। ठीक है, जलालुद्दीन विद्रोही ईरानी फ़कीर और सिद्दी मौला को हाथी के पैरों तले कुचला दिया। जलालुद्दीन ने चंगेज़ खां के वंशज उलुग खां के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया और उलुग खां अपने 4,000 साथियों के साथ भारत आया और दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों में बस गया। वर्तमान मंगोलपुरी इन समस्त लोगों को नवीन मुसलमान कहा गया। ठीक है, साइन का और ये इनाइन के युद्ध की बात करें तो 1291 में रणथंभौर में हुआ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वर्सेस हमीरदेव चौहान के बीच। हमीर ने जलालुद्दीन को परास्त किया और जलालुद्दीन खिलजी का कथन था कि ऐसे 100 दुर्गों की कीमत मेरे मुसलमानों के सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट बात यह है कि देवनागरी आक्रमण 1294 ईस्वी में हुआ। ठीक है, दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की अनुमति के बिना देवगिरी के शासक रामचंद्र को पराजित कर बेशुमार धन लूटा हुआ धन लौटाने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साथी इख्तियारुद्दीन हूद की सहायता से जलालुद्दीन को मार डाला तथा अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, फिर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मूल नाम था अली गुरशाब, उपाधि खलीफा का नायक बोला जाता था। द्वितीय सिकंदर, सिक्कों पर सिकंदर सनी का इसने नाम लिखवाया। युग का विजेता और जनता का चरवाहा। राज्याभिषेक की बात करें तो शासक बनने से पूर्व कड़ा व मानिकपुर का सूबेदार था। राज्याभिषेक बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली सल्तनत का साम्राज्यवादी युग कहा जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के काल को ही दिल्ली सल्तनत का साम्राज्यवादी युग कहलाता है और दिल्ली सल्तनत का प्रथम व्यक्ति व शासक जिसने दक्षिण भारत में अभियान कर साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के समय देवनागरी पर आक्रमण हुआ। मंगोलों के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां, जिसने मंगोल को 30 कोस पीछे ढकेल दिया और 1299 में इसकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 ईस्वी में शीरी को अपनी राजधानी बनाया और मंगोल ने अलाउद्दीन खिलजी के काल में 7 बार आक्रमण किया। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों की बात करें तो उत्तर पश्चिमी भारत में गुजरात अभियान 1299 में शासक कर्ण बघेल अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत व उलुग खां। कर्ण बघेल पराजित होकर अपनी पुत्री के साथ देवनागरी भाग गया। ठीक है, नुसरत ने कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। फिर गुजरात अभियान के दौरान ही नुसरत खां ने मलिक कफूर को 100 दिनार में खरीदा, अतः कपूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। रणथंभौर अभियान 1301 में चला। शासक हमीरदेव अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां उलुग खां थे। हमीरदेव वीरगति को प्राप्त हुए। हमीर ने नुसरत खां को मार डाला। हमीर की रानी रंग देवी अग्नि जौहर कर ली और आमिर की पुत्री देवन अली पद्मा तालाब में जल जौहर कर लिया। ठीक है,
चित्तौड़ अभियान की बात करें 1303 में शासक राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी स्वयं इस अभियान पर गया, ठीक है, और मलिक कफूर को साथ ले गया। अमीर खुसरो भी इस अभियान पर साथ आया हुआ था। राणा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए, गौरव व बादल भी शहीद हुए। रानी पद्मिनी ने 1600 वीरांगनाओं के साथ अग्नि जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम फिजाबाद रख दिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने के दक्षिण भारत अभियान की बात करें तो उद्देश्य था अप्रत्यक्ष शासन स्थापित कर धन लूटना। फिर वारंगल अभियान शासक प्रति रुद्रदेवन, ठीक है, 2 बार अभियान किया था, 1303 में और 1308 में। और मुगल इतिहासकारों ने लहरदेव अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक छज्जू असफल रहे, जो 1303 में अभियान होता है इसमें असफल रहे। 1308 में मलिक कफूर सफल हो जाता है और कोहिनूर हीरा प्राप्त कर अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया, जब वारंगल अभियान के दौरान, ठीक है। तो ये रामचंद्र यादव, यादव वंश, देवगिरी 1306 1307, ठीक है, द्वार समुद्र, होयसल, वारंगल, काकतीय वंश और मदुरै अलाउद्दीन खिलजी की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक है। और धन लूट की दृष्टि से सबसे सफल, अलाउद्दीन खिलजी स्वाधीनता स्वीकार नहीं की, धन लूट की दृष्टि से सबसे सफल, ठीक है। देवनागरी आक्रमण की बात करें तो 1306 से 1307 के बीच रहा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कफूर ने रामचंद्र यादव को पराजित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने यादव को राय रायन की उपाधि दी और द्वार समुद्र 1310 से 1311 के बीच द्वार समुद्र पर इन्होंने गए और शासक वीर बलराम की स्वयं अधीनता स्वीकार कर ली। फिर मदुरै आक्रमण 1311 में हुआ, राजनीतिक दृष्टि से असफल रहा, धन लूट की दृष्टि से सबसे अधिक सफल रहा। यही धन लूट की दृष्टि सबसे अधिक था मदुरै, ठीक है, ये एरिया। अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन व आकार की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया। खलीफा की सत्ता में विश्वास रखता था परंतु सनद प्राप्त नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक जिसने अपनी सेना का गठन किया दशमलव पद्धति के आधार पर। अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया, लगभग 4.75 लाख सैनिक, ठीक है, उसकी सेना में थे। सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया और सैनिकों को हुलिया रखना या घोड़े पर दागने की प्रथा प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की नीति वर्तमान जीएसटी के अनुरूप एक स्थान या देश के मूल्य की नीति पर आधारित थी। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण करने हेतु प्रकार के बाजार स्थापित किए, ठीक है। गल्लाई मंडी सबसे सफल अनाज मंडी, इसके प्रमुख शाहनाई मंडी को बना, शाहनाई मंडी को बोला जाता था, ठीक है, इसके प्रमुख होते थे शाहनाई मंडी, ठीक है। देखिए इसने क्या किया कि ये बाजार स्थापित किया और उसका प्रमुख बनाया एक व्यक्ति को जिसको शाहनाई मंडी बोला जाता था। शराय अदल कपड़ा बाजार को उसके प्रमुख को राय पखाना बोला जाता था, परवाना। और घोड़े मवेशी व दासों के क्रय बाजार के विक्रय को जो मंडी बनाई और उसके बाजार के सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु दीवानी रियासत नामक विभाग की स्थापना की। फिर बात करते हैं सामान्य बाजार की, तो सामान्य वस्तुओं से संबंधित बाजार। नोट करने वाली बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने राष्ट्रवित्र प्रणाली या अनाज वितरण, राशन वितरण प्रणाली, वही राष्ट्रवित्र प्रणाली प्रारंभ किया और अकाल के समय भी अनाज वितरण किया। अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व सुधार की बात करते हैं तो प्रथम शासक जिसने खालसा भूमि या सरकारी भूमि से भी राजस्व कर वसूला और भूमि माप हेतु 1 बीघा का 20वां भाग नामक नवीन माप चलाया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि धरोकर आवास पर व चराई कर दुधारू पशुओं पर, मतलब धरी कर जो आवास पर था, ठीक है, और चराई कर जो दुधारू पशुओं पर टैक्स वसूलने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना। मशाहत भूमि का वास्तविक माप कर उपज का 50% कर वसूला, ठीक है, प्रथम शासक बना और मुसलमानों से 25% लिया। मसाहत पूछ सकता है मसाहत क्या था। तो अद्भुत महत्व की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के निर्माणकार श्री फोर्ट, 1000 सूतन खंभों का महल, ठीक है। नोट अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 2/1/1316 ईस्वी को जालेदार नामक रोग से मकबरा कुतुब कॉम्प्लेक्स महरौली दिल्ली में, ठीक है। अलाई दरवाज़ा निर्माण 1311 ईस्वी में कुतुब कॉम्प्लेक्स, इससे प्रयुक्त गुंबद भारत में तुर्की स्थापत्य का पहला नमूना जाता है। 1993 ईस्वी में विश्व विरासत में शामिल किया गया। मार्शल महोदय ने इसे इस्लामी स्थापत्य की सबसे सुंदरी मानी जाती है, ठीक है, मोती माना है। मुबारक शाह खिलजी की बात करें तो 1316 से 1320 ईस्वी के बीच रहे। सुल्तान बनने ही अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। मुबारक शाह शराब के नशे में दरबार में नग्न होकर आ जाया करता था। स्त्रियों के वस्त्रों को भी धारण करता था। कौन? मुबारक शाह। मुबारक ने गुजरात के हिंदू को इस्लाम स्वीकार करवा नसरुद्दीन खुसराव, ठीक है, का नाम देकर अपना नया वजीर बनाया, ठीक है। खुसराव ने ही
1320 ईस्वी को मुबारक व उसके समस्त सहयोगियों की हत्या कर स्वयं सुल्तान बना। फिर बात करते हैं खुसरो शाह। दिल्ली सल्तनत के दौरान सुल्तान बनने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान था खुसरो शाह। ठीक है। उपाधि खलीफा की सेनापति। इसने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टका की भेंट दी। 5 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक ने मार डाला और दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली। फिर देखते हैं तुगलक वंश। ठीक है, कौन? कैराना तुर्क, माँ हिंदू थी, पिता मुस्लिम था। ठीक है। फिर संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत काल सबसे लंबे समय तक शासित करने वाला राजवंश था तुगलक काल। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी के बीच। उपाधि मालिक उल गाजी। ठीक है, मलिक उल गाजी किसको मिली थी? गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी। मंगोलों के साथ 29 बार संघर्ष किया, अंततः उन्हें पराजित कर गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान माना जाता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जौना खां को 1322 ईस्वी में दक्षिण भारत अभियान पर भेजा। जौना खां ने वारंगल व मदुरई को जीता और वारंगल को जीत उसका नाम सुल्तानपुर रखा। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने जीवन का अंतिम अभियान बंगाल में, ठीक है, बुगरा खां को पराजित किया अंतिम अभियान में। और बंगाल अभियान के दौरान प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को पत्र लिखकर दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया। औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर है। बात करते हैं बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक को स्वागत हेतु जौना खां उसके पुत्र ने गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत हेतु अफगानपुर में एक भव्य लकड़ी का महल बनवाया। इसी में दबकर, ठीक है, वो हाथी होता क्या है, वो हाथी से आता है और फिर वो पूरा महल ढल जाता है और उसी में दबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1321 ईस्वी में दिल्ली के समीप तुगलकाबाद किले का निर्माण कर इसे अपनी राजधानी बनाया। गयासुद्दीन तुगलक के किसान हित कार्य दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने किसानों हेतु नहरों व कुओं का निर्माण करवाया। ठीक है, किसानों का ऋण भी माफ किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अन्य कार्य डाक या अवतावत व्यवस्था को सुचारू रूप या तीव्र बनाया। इस व्यवस्था का प्रथम पूर्ण रूपेण व्यवस्था माना जाता है। फिर बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक MBT 1325 से 1351। मूल नाम जौना खां, उपाधि उलू खां, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार, ठीक है, तेज प्रांत, सर्वाधिक विद्वान शासक। इसके दरबार में 2 जैन मुनि, ठीक है, दो जैन मुनि राजेश्वर जिन प्रभ सूरी निवास सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। और हिंदू त्यौहार जैसे दिवाली, होली, दशहरा मनाने वाला प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी के शासनकाल के दौरान अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया। ठीक है, 1333 मतलब 1333 में। ठीक है, रहला मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी के अनुसार, ठीक है, की जानकारी मिलती है रहला से। लिखा किसने था? इब्न बतूता ने। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि रहला किसने लिखा? इब्न बतूता ने। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी मिलती है रहला से। ठीक है, ग्रंथ की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, ये रहला ग्रंथ और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। किसे? इब्न बतूता को। ये मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान जिसने पहली बार भारतीय हिंदू व मुसलमानों को उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त किया। इस कारण इतिहासकार बर्नी ने उसे चिचोरा, माली, नई, जुलाहा व रसोइया इत्यादि कहकर पुकारा है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं या अभियान के बारे में बात करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार एग्जाम में आती हैं। तो 1327 ईस्वी में देवगिरी की राजधानी बनाया और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया। ठीक है, 1327 ईस्वी में तांबे की टंका या चांदी की टंका, ठीक है, तांबे की टंका को चांदी की टंका से। फिर कागज़ की सांकेतिक मुद्रा सर्वप्रथम इसी के काल में चली। चीन की कुबलाई खान, ठीक है, ने चलाई। चीन की सांकेतिक मुद्रा सर्वप्रथम चीन के कुबलाई खान ने चलाई और मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के चांदी की बदली और सोने को दीनार, इब्न बतूता के अनुसार, उसकी मतलब जो उसने लिखा था रहला उसके अनुसार चांदी को बदली और सोने की दीनार चलाई। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की बात करें तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, ठीक है, 1335 से 36 के बीच 2 भाग अकाल पड़ गया। मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं किसानों को राहत देने हेतु स्वर्गदारी नामक शिविर लगाया। किसानों की सहायता अकाल संहिता, ठीक है, सोनगढ़ की स्थापना की और फिर किसानों हेतु दीवाने कोई नामक एक नवीन विभाग की स्थापना भी की। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो गुजरात के ताकि का अंतिम रूप से दमन करने हेतु सिंध जाते समय मोहम्मद बिन तुगलक रास्ते में बीमार पड़ गया और 25 मार्च 1351 को मृत्यु हो गई।
इसे तुगलकाबाद में दफनाया गया। बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर लिखा कि अंततः प्रजा को सुल्तान से तथा सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिली। किसने? बदायूनी ने लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक को अभागा, आदर्शवादी व रिक व एक पिशाचु शासक कहा जाता है। अभागा, आदर्शवादी, ये क्वेश्चन आया हुआ तो याद रखिएगा। किसे कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में 2 नए राज्यों का उदय हुआ। कौन कौन? विजयनगर 1336 ईस्वी में संस्थापक हरिहर व बुक्का नामक 2 हिंदू बंधुओं ने किया, और दूसरा बहमिनी 1347 में हसन गंगूबाई ने किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि विजयनगर दिल्ली सल्तनत काल मध्यकालीन भारत में प्रथम अखिल भारतीय हिंदू साम्राज्य माना जाता है। ठीक है, विजयनगर दिल्ली सल्तनत काल में मध्यकालीन भारत में प्रथम अखिल भारतीय हिंदू साम्राज्य माना जाता है। कौन? विजयनगर, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 के बीच शासन किया था। पिता इसके रजब, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का भाई, पिता इसके रजब थे। ठीक है, वही गयासुद्दीन तुगलक के भाई थे इसके पिता। माता इसकी बीवी जैन एक राजपूत रानी थी। ठीक है, उलेमा व अमीर वर्ग ने इसका राज्याभिषेक कर इसे सुल्तान नियुक्त किया है। और इलियट एल्फिंस्टन ने फिरोज तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा है। किसने कहा है? एलियट एल्फिंस्टन ने। फिर फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला प्रथम सुल्तान। ठीक है, ताशे घड़ियाल नामक जल घड़ी का निर्माण कराया। ठीक है, सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया। और दासे बंदगान या दास विभाग, दासों के निर्यात पर रोक लगा दी। दासों की संख्या 1.80 लाख थी उस टाइम पे। ठीक है, सिंचाई कर वसूलने वाला प्रथम सुल्तान था। उस कर को बोलता था हक ए शर्ब। और 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया गया। केवल रियासतों में उल्लेखित 4 कर जजिया, ज़कात, खराज और खुमशी वसूला जाता था। सुल्तान को दिए जाने वाले नजराने व भेंट पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, और वेतन के बदले जागीर देना प्रारंभ किया। दारुल शिफा की बात करें तो निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना करवाई इसने। ऐसा करने वाला प्रथम सुल्तान था। दीवानी खैरात की बात करें तो दान विभाग का स्थापना किया। गरीबों, अनाथ, विधवा, अपंग इत्यादि की सहायता के लिए ऐसा करने वाला प्रथम सुल्तान बना। बेरोजगारों हेतु रोजगार कार्यालय खुलवाए। दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग की स्थापना की प्रथम सुल्तान था। OPWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, जिसके तहत अनेक नगर भवन, दुर्ग, नहरें, बाग, विद्यालय इत्यादि का निर्माण करवाया। ठीक है, फिर बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक का स्थापत्य निर्माण। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने काल में क्या क्या निर्माण करवाया, क्या क्या स्थापित किए, उसकी बात है। तो इसने अशोक के 2 स्तंभ मेरठ जो और तोपड़ हरियाणा दोनों को दिल्ली में गड़वाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि अपने PM खाने जहाँ तेलंगानी को अष्टभुजाकार मकबरा दिल्ली, ठीक है, और इस प्रकार का निर्मित प्रथम मकबरा माना जाता है। अष्टभुजाकार मकबरा दिल्ली में इसी ने बनाया। अपने PM खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा किसने? तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक अपने संपूर्ण शासनकाल के दौरान 300 नए नगरों का निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक शांतिप्रिय शासक था। उसने अपने संपूर्ण ध्यान जन कल्याण में ही लगाया। फिर बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख नवीन नगर की। तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली। हरियाणा में फतेहाबाद और हिसार। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि आकाशीय बिजली से ध्वस्त कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। उत्तर प्रदेश में जौनपुर का निर्माण करवाया अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में। और उत्तर प्रदेश का ही फिरोजाबाद इसने अपनी नई राजधानी बनाया। और पंजाब में फिरोजपुर का इसने निर्माण करवाया। और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नगर, इसे जिन्नों का नगर कहा जाता है। 1200 नगरों का निर्माण। ठीक है, नोट, फिरोज शाह तुगलक को निरंकुश व कल्याणकारी शासक माना गया। फिरोज शाह तुगलक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है उसके बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना स्वयं फारसी भाषा में इसी ने की थी। फिरोज शाह तुगलक की राजकवि बरनी था। ठीक है, तारीख फिरोज शाही 2 ग्रंथ लिखे इसने। बरनी ने तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहांगीरी। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पौत्र गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड शासक बनी, जिसकी अबू बकर ने की थी। ठीक है, फिर 1389 ईस्वी में अबू बकर शासन बना। इसकी हत्या मोहम्मद शाह नामक एक अमीर ने की थी। मोहम्मद शाह थर्ड की बात करें 1390 से 94 के बीच उपाधि इसको नसरुद्दीन की दी गई। इसके काल में गुजरात विद्रोह का दमन, ठीक है, जफर खां द्वारा, और इटावा व दोआब क्षेत्र विद्रोहियों का दमन इसने स्वयं किया था। 1394 ईस्वी में मृत्यु हो गई। पुत्र हुमायूं खां शासक बना और इसकी भी मृत्यु हुई थी 1 माह 18 दिन के बाद।
ओके, नेक्स्ट बनता है महमूद शाह, 1394 से 1414 के बीच 18 साल तक ये रहता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। 1398 में इसने मंगोल आक्रांता तैमूर को तैमूर ने 1398 में मंगोल आक्रांता तैमूर ने इस पर आक्रमण किया। 1400 ईस्वी तक आते आते अनेक राज्य स्वतंत्र हो गए। 1414 में इसकी मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश पतन हो गया। फिर आता है सैयद वंश। सैयद वंश क्या था, कौन थे, तो 1451 के बीच इनका राज रहा, ठीक है, तुगलक वंश का। और इसके राजवंश के लोग स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक मानते थे, हजरत पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल एकमात्र ऐसा राजवंश था जो शिया मत के अनुयायी थे। संस्थापक खिज्र खां, पिता नसरुल मुल्क मर्दाना दौलत, ये फिरोज शाह तुगलक अमीर वर्ग में शामिल थे। बात करते हैं जब तैमूर ने आक्रमण किया तब उस समय खिज्र खां ने उसकी सहायता की। तैमूर ने भारत छोड़ने से पूर्व मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर की सूबेदारी खिज्र खां को सौंप दी, जबकि प्रशासक के रूप में तैमूर ने अपने पुत्र शाहरुख को नियुक्त किया। खिज्र खां ने शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासक किया। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, जबकि रैयत आला की उसने मतलब अजहर का मुखिया किया था। ओके, खिज्र का पंजाब, सिंध, मुल्तान आदि को दिल्ली सल्तनत में विलय किया और 20 मई 1421 को उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बनता है मुबारक शाह। कौन, खिज्र खां का पुत्र था मुबारक शाह, 1421 से 1434 के बीच रहता है। उपाधि शाह सुल्तान की। सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है मुबारक शाह को। अपने नाम के सिक्के चलवाए इसने। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक एक नगर की स्थापना करवाई। मुबारक शाह का वजीर शरवर उल मुल्क मुबारक के सबसे बड़ा विरोधी था, ठीक है। शरवर उल मुल्क ने मुबारक के विरोधियों का एक संगठन बनाया जिसमें हिंदुओं का नेता शिद्धपाल जबकि मुसलमानों का नेता शोएमना। इन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और मुबारक शाह को मुबारकाबाद नगर का निरीक्षण करने के बहाने बुलाया तथा हिंदू नेता शिद्धपाल की सहायता से उसे मार डाला। फिर मोहम्मद शाह 1434 से 1445 के बीच मुबारक शाह के भाई फरीद का पुत्र था और एक अयोग्य शासक था। बात करते हैं इसके समय वास्तविक शक्तियाँ वजीर शरवर उल मुल्क के हाथों में थी। मोहम्मद शाह ने शरवर उल मुल्क को खाने जहाँ की उपाधि दी। मोहम्मद शाह के समय जौनपुर शर्की राज्य के शासक इब्राहिम शर्की ने उसके साम्राज्य के पूर्वी भागों पर आक्रमण किया। अफगान सरदार बहलोल लोदी ने इसकी रक्षा की। प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर संबोधित किया तथा उसे खाने खाना व खाने जहाँ की उपाधि प्रदान की। मालवा आक्रमण मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ भाग छूटा। 1445 में मृत्यु हो जाती है उसकी। बात करते हैं अलाउद्दीन आलम शाह की, तो मोहम्मद शाह का पुत्र था। वजीर हमीद खां सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार था। अपने वजीर से परेशान होकर अपने 2 साले शाह ने किसने कौन परेशान था, तो अलाउद्दीन आलम शाह मोहम्मद शाह का पुत्र था और इसका वजीर था हमीद खां। सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था अलाउद्दीन आलम शाह और अपने वजीर से परेशान होकर अपने 2 साले शहना ए शहर और अमीर कोयते, इन दोनों में साम्राज्य विभाजन को लेकर झगड़ा हो गया। अमीर कोयते ने शाहने शहर को मार डाला, ठीक है। वही है कि इसने क्या किया था कि इसने अलाउद्दीन आलम शाह ने अपने दोनों सालों को पूरा साम्राज्य सौंप दिया और बदायूं चला गया, ठीक है। और इनके जो दोनों साले थे शाहने शहर और अमीर कोयते आपस में लड़ गए और अमीर कोयते ने शाहने शहर को मार डाला। जनता ने अमीर को मार डाला, ठीक है। बात करते हैं लोधी वंश, तो 1451 से 1526 के बीच लोधी वंश रहा है। कहाँ के थे, अफगान के थे। भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य था लोधी वंश। संस्थापक बहलोल लोधी थे, ठीक है। और बहलोल लोधी के दादा मालिक बहराम शाह थे, पिता थे मालिक काला और चाचा थे मालिक सुल्तान शाह, ठीक है। मालिक बहराम शाह बहलोल का लालन पालन किया। मालिक काला ने बहलोल के जन्म के बाद कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है, पर जो उनके चाचा थे मालिक सुल्तान शाह या इलम खां इन्हीं को बोलते थे, दादा की मृत्यु के बाद बहलोल को संरक्षक बना, ठीक है, और लालन पालन किया। चाचा को ही 1419 ईस्वी में खिज्र खां ने सरहिंद के सूबेदार बनाया, ठीक है, सरहिंद का सूबेदार बनाया तथा इस्लाम खां या इलम खां की उपाधि प्रदान की अपने चाचा को। किसने, बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी 1451 से 1489 के बीच राज किया और 19/4/1451 को ईस्वी को सुल्तान बना। गांधी और ये गाजी की उपाधि धारण की। किसने, बहलोल लोदी ने गाजी की उपाधि धारण की। भारत का प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली। बहलोल ने अपने अमीर सरदारों से मिलते समय सिंहासन पर नहीं बैठता था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जौनपुर सरकी राज के शासक महमूद शाह को बहलोल लोदी ने पानीपत के समीप नरेला नामक स्थान पर पराजित किया और जौनपुर को दिल्ली की सल्तनत में मिला दिया। फिर ग्वालियर MP के अभियान पर जाते समय लू लगने के कारण
12/6/1489 को बहलोल लोदी की मृत्यु होती है। इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल में सबसे लंबे 38 वर्ष का शासन करने वाला शासन बहलोल लोदी ही था। इसने बहलोली प्रकार के तांबे के सिक्के प्रचलित किए थे जो अकबर के शासनकाल तक चलते रहे। अपने सरदारों के मकसद ए अली कहकर पुकारता था। अपने सरदारों को मकसद ए अली, तो पूछ सकता है मकसद ए अली, तो अपने सरदारों को कहकर पुकारता था। सिकंदर लोदी की बात करें तो 1479-1517 के बीच वास्तविक नाम था निज़ाम खां। लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। नोट करने वाली बात यह है कि बहलोल लोदी के समय सुल्तान का पद सबसे निम्न स्तर पर था और सिकंदर ने सुल्तान के पद की गरिमा बढ़ाने व शक्तियों वृद्धि करने हेतु सिंहासन पर बैठना प्रारंभ किया, अमीरों पर नियंत्रण स्थापित किया और सरदारों को प्राप्त जागीरों की जांच या दंडित किया। ठीक है, बात करते हैं सिकंदर के निर्माण कार्य की। तो आगरा की स्थापना महाभारत काल में इसे अग्रवाण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगरा को, ठीक है, ये बात करते हैं आगरा की स्थापना की थी, लेकिन महाभारत काल में महाभारत काल में इसे अग्रवाण के नाम से जाना जाता था। कब? 1504 में इसने यमुना नदी के किनारे आगरा की स्थापना की और यहीं पर बादलगढ़ नामक दुर्ग का निर्माण करवाया। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी बनाया आगरा को। लोदी उद्यान दिल्ली में स्थित है। लोदी वंश के शासकों के मकबरे बने हुए हैं। मकबरों में पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया। लोदी उद्यान में जो मकबरा बना हुआ है वहीं पे। मोट मस्जिद की बात करें दिल्ली में निर्मित है, सिकंदर के सेनापति मियाँ बुआ के द्वारा निर्मित। दादी पोते का मकबरा 1501 ईस्वी में निर्मित कराया। ठीक है, और लोदी वंश का काल मकबरों का काल कहा जाता है। याद रखिएगा कि पूरे दिल्ली सल्तनत में जो लोदी वंश का काल उसे मकबरों का काल कहा जाता है। बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की। तो सिकंदर लोदी फारसी भाषा में गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, और भूमि माप हेतु गज़े सिकंदरी प्रचलित करवाया। अनुवाद विभाग की स्थापना की। सिकंदर लोदी का मकबरा खैरपुर दिल्ली में स्थित है। 21 नवंबर 1517 को मृत्यु हो जाती है सिकंदर लोदी की। ठीक है, नोट करने वाली बात की है, इसे धर्मांध शासक कहा जाता था। नगरकोट हिंदू मंदिर तोड़वाया और टुकड़ों को मांस तोड़ने हेतु दिया। ठीक है, मंदिर के टुकड़ों को मांस तोड़ने हेतु दिया। किसने? सिकंदर लोदी ने। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने निर्धन व्यक्तियों हेतु निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की। बात करते हैं इब्राहिम लोदी की। 1517 से 18 की ईस्वी में राणा सांगा ने इसे खतौली या घोटाली के युद्ध में पराजित किया। इब्राहिम ने ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह को पराजित किया था। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार डाला। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान युद्ध भूमि को मारा जाने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अपन ने क्या किया है, पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत कवर कर लिया है। ठीक है, इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिएगा, आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बने रहिए हमारे चैनल पे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।